Hi everyone, this is Ritik and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss some of the important PYQs for CUET PG MCOM 2025 entrance examination. So in this video we will be covering 2023 PYQs of Shift 2 and Shift 3. So these MCQs will be random MCQs. So we are not going to discuss each and every MCQ, but we are going to discuss some selective MCQs. ठीक है, ताकि जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. So random PYQs basically we are going to discuss in this video. So let's get started. Let's do it. Let's go. So I have marked very important MCQs. So in today's video we are going to discuss these MCQs. So पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. The Giffen goods assertion बोल रहा है कि the Giffen goods are exception of law of demand. That is true because Giffen goods क्या है? Inferior गुड्स हैं, एक अलग टाइप के, एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं. तो आप लिख सकते हो यहां पर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स. इजी है. तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. प्लस में आप और किस चीज का ध्यान रखेंगे जब गिवन गुड की बात आए कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इनका हायर रहता है. नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज हायर than the negative substitution effect. That is why law of demand doesn't hold good in the case of given goods. ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि जो रिलेशन रहेगा वो नेगेटिव नहीं रहेगा, जैसे रीजनिंग में इन्होंने बताया गया है. नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना. जनरल डिमांड का क्या होता है, ये वाला होता है. वेयर एज यू कैन सी देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बट गिवन गुड इज एन एक्सेप्शन. सो दैट इज वाई it is said that the law of demand curve will be positively sloped in the case of given goods, है ना. So in reasoning it is said that the demand curve shows a negative relationship between price and demand of goods. No, it will not show a negative relationship. All right, so reasoning is wrong whereas assertion is true. So A is correct but R is not correct. If you find any difficulty in answering the question, or if my explanation is not adequate, then you can comment down below. All right, let's move forward to another question. Now let's come to another question. The question is about repo rate. All right, that we have already covered it in commercial banking, currency and banking unit. If you haven't completed yet, so I do recommend you to watch my playlist, which is completely free and properly dedicated towards CUET PG examination, CUET PG MCOM entrance examination 2025. So yeah, if you haven't watched it yet, do check it out. So statement 1 is saying repo rate is the rate of interest at which commercial banks borrow the funds from RBI. रेपो रेट एक ऐसा रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जिससे कमर्शियल बैंक बोरो करती है पैसा. किससे? आरबीआई से. एब्सोल्युटली राइट. बस यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि रेपो रेट के अंदर कोलेट्रल रखती है बैंक आरबीआई के पास, यानी कि कुछ सिक्योरिटी एज अ गिरवी रखेगी वहां पर और फिर लोन लेगी. ठीक है, बट बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है. बैंक रेट में सिंपल वो इंटरेस्ट रेट होता है जहां पर कोलेट्रल का इतना सीन नहीं रहता है. तो डिफरेंस क्या हो गया बैंक रेट एंड रेपो रेट में? कोलेट्रल. ठीक है, कि कोलेट्रल रखी जाती है इन रेपो रेट, इन द केस ऑफ रेपो रेट. सो रेपो रेट क्या हो गया? ऐसा रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी. ठीक है, लोन ले रही है और बदले में कोलेट्रल इनके पास रख रही है. ठीक है जी, इजी है. और बैंक रेट में कोलेट्रल नहीं होगा बट सिमिलर फंक्शन होगा. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कमर्शियल बैंक्स गेट व्हेन दे लैंड फंड्स टू आरबीआई. एब्सोल्युटली राइट है. रिवर्स रेपो में उल्टा हो जाता है. ठीक है, कमर्शियल बैंक लोन देता है किसको? आरबीआई को. ठीक है, एंड आरबीआई विल प्रोवाइड टू कमर्शियल बैंक द इंटरेस्ट. ऑलराइट, दिस इज इट. बिल्कुल दोनों सही हैं, दोनों सही माने जाएंगे. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन माय ओपिनियन. चलो आगे बढ़ रहे हैं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. मैंने सारे मार्क किए हुए हैं जो मेरे को आज इस सेशन के अंदर करवाने हैं. ठीक है, चलो. हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, एल्टन मायो, एज यू ऑल नो. आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको रट्टा मार लोगे. नीड हायरार्की थ्योरी, मास्लो, आपको पता ही है. तो बी का 4 है, ए का 3rd है. ए का 3rd है, बी का 4 है, दोनों में है. बाकी तो यहाँ पर कट जाएंगे. मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये होते हैं अपने हर्जबर्ग.
ठीक है, थ्योरी एक्स एंड वाई डॉगलस मैकग्रेगर, तो डी का 2 आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी पीजी में, तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना, और बहुत ईजी है ये, है ना। और मैं आपको करवाऊंगा जब बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट करवाऊंगा, तो ये वाले क्वेश्चंस भी, ये वाली थ्योरीज भी बहुत अच्छे से करवाऊंगा, लीडरशिप थ्योरीज, मोटिवेशनल थ्योरीज, तो डू चेक इट आउट दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, और वो हम करेंगे। ठीक है, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस एंड लाइव सेशंस लेकर आ रहा हूं, तो स्टे ट्यून। एंड अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, तो भी आप जरूर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब द चैनल, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सीयूईटी यूजीसी नेट के लिए मैं एक्सक्लूसिवली पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए आप आ सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन है, यू कैन चेक इट आउट। सो एक्स एंड वाई आर द टू पार्टनर्स, एक्स और वाई हमारे पास टू पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:1। ठीक है, उन्होंने जी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, ऑल राइट जी, 1/4 के लिए एडमिट किया है, तो बोल रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा एक्स, वाई एंड जेड का। देखिए यहाँ पर जब कुछ नहीं बताते हैं कि कौन किससे कितना लेकर जाएगा या वगैरह वगैरह है, तो यहाँ पर हम रिमेनिंग वाला सीन क्रिएट करते हैं। तो यू विल चेक द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास 3/4 बच गया। दिस इज द पार्ट दैट एक्स एंड वाई विल शेयर अमंग देम, किसके अंदर, ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो इनका ओल्ड क्या है, जैसे एक्स का अगर मैं निकालूं तो ओल्ड है 2/3 इंटू में 3/4, तो 3/4 का 2/3 एक्स को जाएगा, एंड वाई को कितना जाएगा 1/3 3/4 का। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, और यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, तो ये 1/2 यहाँ पर आ रहा है। सिमिलरली इसको कट करेंगे तो 1/4 यहाँ आ रहा है। ठीक है, जी के पास तो ऑलरेडी 1/4 पड़ा ही है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2, 1/4 एंड 1/4 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा आई बिलीव, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2:1:1, तो दिस इज द रेशियो एंड दिस इज योर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे अपने को सीयूईटी पीजी में, सो बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैं क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलने वाले हैं आपके 2025 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर। चलिए थोड़ा बहुत इसका कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स का रेंज आपको पता ही है, रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो ये यहाँ पर है ना। तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, बाकी हम कर देंगे एलिमिनेट, है ना। यूज योर ब्रेन एंड ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करो, अपने को बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ना है, सीयूईटी है तो एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लियरिंग अ पर्टिकुलर एग्जाम इज एन आर्ट, वो एक कला है ना। अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम ऐसे आता है, ये एग्जाम का ऐसे है, PYQs करो वगैरह वगैरह, तो एक कला होती है वो भाई, कोई भी एग्जाम निकालना, ठीक है, इन माय ओपिनियन। चलो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 कहाँ है, डी का 2 सिर्फ यहाँ है, तो 2 से ही देखो अपने पास हो चुके हैं, है ना। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो डू सब्सक्राइब द चैनल, इस चीज से मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और काफी टाइम से हमारे जो चैनल है वो, मतलब मैं उस पर एक्टिव नहीं था, बट नाउ आई एम एक्टिव, सो डू सपोर्ट इट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन वरी कितना कितने पे करेगा, तो इसका जो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन का जो रेंज रहती है वो -1 to +1 रहती है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे 0 के करीब जाती है तो वो वीकर हो जाता है रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इतना ध्यान रखेंगे। अगर 0 से अवे जा रहा है ना, 0 से अवे जा रहा है तो उतना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनता रहेगा। ठीक है, एक और चीज यहां से आपकी क्लियर हो गई है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 53। The technique in which only variable costs are taken into account for the purpose of product costing, inventory valuation and other allied important management decisions is known as। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कंसीडर करते हैं, तो वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग वाली टेक्निक। ठीक है, वेयरएज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है टोटल कॉस्टिंग। ठीक है, टोटल कॉस्टिंग हम यहाँ पर ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स्ड सारों को लेकर चलते हैं, बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी जस्ट कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट्स।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज योर होमवर्क। इसी से रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग से रिलेटेड है ये, तो इन दोनों के बीच में यू गाइस नीड टू नो इट्स डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना, ठीक है, होमवर्क है ये। या तो अभी कर सकते हो और इसका कमेंट आपने करना है, ठीक है, अभी करो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अभी की अभी कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर है 54, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 एंड यहाँ डॉट लगा के यहाँ पर ऐसे करके आंसर लिखेंगे अपना, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 में से कोई, इजी है। सो डू कमेंट डाउन बिलो अभी की अभी, जो लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 54 में पढ़ते हैं। चलो देखो, अब इसमें घबराना नहीं है, मैं तुम्हें ये करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है और उसके अंदर ना दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी कौन सी हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, एक है तुम्हारी वेरिएबल कॉस्टिंग, मैं करवाऊंगा, ठीक है, अभी मैं अकाउंटिंग ही शुरुआत कर रहा हूँ लाइव सेशंस के अंदर, और एक है तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये वाला जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, जो वेरिएंस एनालिसिस से बिलोंग करता है, ठीक है। वेरिएंस निकालना होता है इसके अंदर अपने को, तो थोड़े बहुत फॉर्मूलेज होते हैं, ये मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। और मटेरियल वेरिएंस से ही जनरली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो मटेरियल वेरिएंस का ही ये क्वेश्चन है। चलो, तो मैं अभी करवा रहा हूँ, पहले इसको ना इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। तो इन सबको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, बस फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ। ये मैं जब कर रहा था सोल्व, तब एक बार मैं करने की ट्राई कर रहा था, तो फिर मैंने ट्राई किया करने की, मुझसे हुआ, तो मेरे को लगा ठीक है भाई कर सकते हैं इसको भी। एंड अगर मैं ही यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाता तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। चलो एनीवेज, सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस की आपसे यहाँ पर बात की गई है। अभी थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं। देखो क्या बोला गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालिए। अलग अलग प्रकार के वेरिएंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल वेरिएंस है ना, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेबर वेरिएंस से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और मटेरियल वेरिएंस से आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, और लेबर वेरिएंस से भी जनरली न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो इन दोनों को आपको करने की आवश्यकता है, यू गाइज नीड टू डू इट। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल वेरिएंस अगर आपने कर लिया, इसके फॉर्मूलेस कर लिए, वो सिमिलरली आप लेबर में लगा सकते हैं। यानी कि लेबर का जो रहता है उसमें बस नाम चेंज हो जाता है, आर आ जाता है, टाइम आ जाता है ना, क्वांटिटी की जगह वगैरह की जगह वहां पर आर आ जाएगा और रेट आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्वांटिटी और क्या रहती है, प्राइस रहता है मटेरियल कॉस्ट में, तो ये डिफरेंस रहता है बस। तो अभी बात हो रही है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, तो इसका फॉर्मूला रहता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस, standard price. Easier. Now read the following question. AB Limited uses the following standard mix for production of A goods. ठीक है, तो स्टैंडर्ड मिक्स की बात कर रहे हैं, तो 50 kgs इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस है 20। तो यहां पर हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। किसका लिखना है, अपने को लिखना है X का, एक्स का लिखेंगे पहले, क्योंकि एक्स का ही है ना पहले तो हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 50 और स्टैंडर्ड प्राइस आ गया 20 रुपीज, ईजी है। अब वाई का निकालो जरा। देखो मिक्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर ना दो मटेरियल को वी आर यूजिंग, तो ध्यान से समझ जाना कि मिक्स में वी आर यूजिंग दो मटेरियल्स, तो मटेरियल्स हो जाएंगे हमारे पास एक्स एंड वाई। वाई का क्या बोल रहे हैं कि 20 kgs ऑफ मटेरियल वाई वी आर यूजिंग एट अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 40। सो 20 kgs पे वी आर यूजिंग और स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 40, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाली चीजें हो गई। यहां पर हम एक्चुअल वाली चीजें लिख लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। तो वी डू नॉट यूज या वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्चुअल प्राइस एट ऑल, एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस तो कहीं पर नहीं है, तो वी डू नॉट रिक्वायर इट, तो इन्होंने दिया भी नहीं हुआ है एक्चुअल मिक्स के अंदर कोई, है ना, एक्चुअल मिक्स के अंदर कोई एक्चुअल प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस चीज की। बट एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की है 60 kgs एंड वाई की है 10 kgs। बस ये अपन ने चीजें निकाल ली हैं। नाउ वी गाइज नीड टू फाइंड आउट RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका भी एक अलग से फॉर्मूला है जो कि है टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। इसका मतलब क्या है, देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स का मतलब है इसका टोटल 70 आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स का क्या मतलब है, इसका टोटल आ जाएगा, तो 70 आ गया, इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये हर एक मटेरियल की अलग से निकलेगी। तो अभी हम अलग से निकालेंगे किसकी, एक्स की भी एंड एज वेल एज आपके एक्स की नहीं, आई मीन एक्स एंड वाई की, ठीक है। तो आओ एक्स एंड वाई की वी आर
टेकिंग आउट RSQ। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स कितना है, देखो 70 है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 70 है, इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है x का 50 है ना, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी करेंगे 70 इन अपॉन में 70 इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 20 है। ठीक है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई है अभी, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई है, दोनों की आ गई है, और बाकी सारी चीजें तो गिवन ही है। तो अपने को बस यहाँ पर वैल्यू में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो x का निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 है, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी देखो 60 है, तो माइनस में चीजें आ रही है हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस इसका कितना है 20 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 20। ठीक है, और इसका कितना आएगा -10 इनटू में 20 विच इज इक्वल्स टू -200। ठीक है, तो यानी कि एडवर्स इसे बोलते हैं। फिर हम y का निकालेंगे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर से। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है, 20 ले ली, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 10 है, 10 ले लिया, तो पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 40 है, तो वी विल यूज 40 हेयर, तो ये आ जाएगा 400। तो इसका जो टोटल जब हम करेंगे हमारे पास निकल कर आएगा 200 पॉजिटिव का। 200 पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये फेवरेबल है। ठीक है, माइनस में आता आंसर तो वो एडवर्स कहलाता या फिर अनफेवरेबल कहलाता, तो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा लेंथी था, बट ये कंसेप्ट अगर कर लोगे तो 4 मार्क्स पक्के, और 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हिच कंसेप्ट इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस। लेट्स सी। चलो, एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि अगर कोई इंग्लिश हिंदी का सीन है तो वो भी मुझे बता देना कि कंप्लीटली हिंदी में करा दो या कंप्लीटली इंग्लिश में करा दो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। ठीक है, और एक और चीज का तुम्हें मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, ये खुद ब खुद करना, ये जो है चीज ये पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके CVT PG में, बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सो इसका करो एक बारी। हाँ, जो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? wait a minute, where is the next question? अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, या 81। इसको एक बार रीड करो एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। चलो, किया रीड आपने? हाँ, डिस्कस करते हैं। द प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो बोल रहे हैं कि ऐसे इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक्सप्लॉइट कर सकें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय प्राइसिंग द प्रोडक्ट बिलो द कंपेटिटर्स इन वन मार्केट एंड अडॉप्टिंग अ पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इन अनदर मार्केट। सो हमारे पास दो मार्केट है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। एक में हम कुछ और प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, दूसरे में हम कुछ और प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, ये क्या है, ये है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, नाम से ही हमें पता चलता है। और जोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी काइंड ऑफ सिमिलर होती है, बस हमारे यहाँ पर एरियाज अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि साउथ में ये कर दिया और ईस्ट में ये कर दिया, वहां ये कर दिया। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में लो प्राइस चार्ज करना इज प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसी से सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस बार भी। ठीक है, चलो 84th पे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। द इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एट अ मच हायर रेट, बढ़ रही है एट अ मच हायर रेट देन द एग्रीगेट सप्लाई। So what is happening here? The demand is increasing, aggregate demand is increasing, and you know that aggregate demand के जो components होते हैं वो होते हैं consumption expenditure, investment expenditure, government spending और net exports, है ना। तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज बढ़ रही है। दैट मीन्स इट्स अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुश इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता है, इसको हटा दो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, जहां पर फैक्टर्स के या फिर आप ये बोल सकते हो इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। दैट इज वाई, इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा कम होता है, बिकॉज उनको महंगा पड़ रहा होता है प्रोड्यूसर्स लोगों को प्रोडक्शन करना, तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है, ये भी एक कंसेप्ट। वेरी नाइस एवरीवन, अगर ये भी क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87th। गेट बोल रहे हैं कब रिप्लेस हुआ WTO से, या WTO कब आया, तो वो हुआ था 1995 के अंदर, इतना हमें मालूम है। ठीक है, वेरी नाइस। और गेट कब बना था, 1947 के अंदर, है ना। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89th। फेमा कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट। तो आपको पता है फेरा था पहले,
फिर वो हुआ फेमा, है ना। तो ये 1 जनवरी 2000 में एग्जिस्टेंस में आया और 1999 में बना था, ठीक है। एग्जिस्टेंस में या फिर शुरुआत कब हुई इसकी, 1 जनवरी 2000 के अंदर, तो इतना आप ध्यान रखेंगे, है ना। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94th क्वेश्चन, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA, ये जो NPA होती है, ये बोल रहे हैं बैंकिंग के अंदर, इट इंक्लूड्स एडवांसेस हुज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि अभी तक आया नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट आया, ना ही कोई प्रिंसिपल आया, कितने दिनों तक नहीं आया है, ये पूछा गया है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ये होता है 90 डेज। आपका 90 डेज के अंदर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं आया है, तो उसे हम कैटेगराइज कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ेंगे हम 96 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। तो आपसे सीक्वेंस पूछा गया है, ये जो अपने सेबी है, हर्षद मेहता स्कैम है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो देखो, सबसे पहले हुआ क्या, 1988 के अंदर सेबी सेटअप हुआ, ठीक है। बट उसे एज अ रेगुलेटर और एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 के अंदर बनाया गया था, तो देयर इज अ डिफरेंस। सेटअप कब हुआ था, 1988 के अंदर, और रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 के अंदर बनी थी, तो बी हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम और भी आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हुआ था हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है। देन सेबी को पावर मिली रेगुलेटर, और वो सेबी और अच्छे से काम करने लगी, ठीक है। क्योंकि यही होते हैं, देखो, लूप होल्स का फायदा उठाते हैं ऐसे ऐसे लोग, और लूप होल्स के फायदा उठाकर जब चीजें हो जाती हैं, उसके बाद लूप होल्स को बंद करने के लिए चीजें और अच्छे से रेगुलेट की जाती है। दैट इज वाई सेबी एज अ रेगुलेटर सामने आया और बहुत चीजें हुई। फिर देन 1994 के अंदर सेबी ने बैन कर दिया बदला ट्रेडिंग ऑन BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हुआ हमारे पास थर्ड वाला। देन निफ्टी केम इनटू एग्जिस्टेंट 1996 अप्रैल के अंदर, एंड उसी के अगस्त के अंदर क्या हुआ, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड करके कुछ क्रिएट हुआ, ठीक है। डी वाज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमारा बी सही ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको याद करने वाली ही चीजें हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो देखो, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हमारे पास डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, और वो कब बने। तो नाबार्ड बना था 1982 के अंदर, तो इसका अगर हो जाएगा तो आई बिलीव कि सबका ही हो जाएगा, यस। तो B1। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, दे आर मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस, है ना। एक का भी होता है तो दूसरे का हो जाता है। ये बना था 1956, है ना। तो ये होगा आपका क्लियर। डी का हो जाएगा 2 एंड फर्स्ट का हो जाएगा 1948। इजी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98th क्वेश्चन। हमें बोल रहे हैं कि कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो जी हाँ, 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक इसकी एक मैच्योरिटी डेट रहती है। कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं बाय जनरली बिग कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, और ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज की, उनके लिए ये इशू किया जाता है कंपनियों के ही द्वारा, और ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि डज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटीज या फिर कोलेट्रल। तो यहाँ पर अगर वो कंपनी ने अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वाई यहाँ पर लार्ज और बिग कंपनीज ही इसे इशू करती हैं, है ना। तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, तभी तो लोग खरीदेंगे इसे, है ना, तभी तो लोग पैसा देंगे इनको, जब बिग कंपनीज करेगी, जो एटलीस्ट इतना है कि भाई ये लोग हमें धोखा नहीं देंगे। दैट इज वाई अनसिक्योर्ड है। तो अगर बिग कंपनीज करेगी तभी कमर्शियल पेपर से पैसे रेज कर पाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज, समझ गए। नेगोशिएबल रहता है, हम बेच सकते हैं, और ट्रांसफरेबल रहता है, बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो कमर्शियल पेपर की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बारी आ रही है कमर्शियल बिल्स की। ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म होता है, नेगोशिएबल होता है, बिल्कुल सही है। जनरली ये क्रेडिटर और इन दोनों के बीच में होता है। जनरली जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शंस होती हैं तो उसके बीच, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल है, एब्सोल्युटली राइट। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, लो रिस्क। इसका ये मतलब होता है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल 90 डेज के लिए क्रेडिट पर लिया है, बोल दिया कि 90 डेज के अंदर हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो 90 डेज से पहले ही अगर पेमेंट हो जाती है, वो क्रेडिटर पे कर देता है, तो वो सेल्फ लिक्विडेटिंग बन जाता है। ऐसा हो गया ना कि पेमेंट आ गया, तो दैट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग। सो स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
सो दिस इज डन, ये वाला हो गया हमारे पास, ये वाला डन हो गया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेपर पर। नेक्स्ट पेपर इज, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये इनको अभी करना होता है ये सब। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर हमारा 2 है, शिफ्ट थर्ड है ये। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। अरे यार चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, और नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन पे, जो कि है अभी अपने स्क्रीन के ऊपर आएगा। मैंने मार्क किया हुआ है, आई बिलीव किया हुआ है क्या, हाँ किया हुआ है। वेरियस क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट वी आर ओनली डूइंग कुछ ही क्वेश्चंस, ताकि आपके एक बारी दिमाग का भेजा फ्राई ना हो जाए, है ना। इसी चक्कर में मैं थोड़े बहुत ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़े बहुत ही कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ताकि एक बारी में कुछ कंसेप्ट जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो कवर हो जाए। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, और इसमें बात करेंगे स्क्यूनेस वाले टॉपिक पे। तो देखो ये स्क्यूनेस में तुम्हारा यहीं पर ही कवर करवा देता हूँ, कहीं और से करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्क्यूनेस के अंदर दो चीजें आती है, या तो उसके मेजर्स आएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मेजर्स हैं, या फिर आता है कि कितना टाइप है स्क्यूनेस के, है ना। टाइप का क्या मतलब है, एक तो हो गया ये वाला नेगेटिवली स्क्यूड, जिसका लेफ्ट टेल बड़ी होती है, ये क्या है, लेफ्ट टेल लॉन्ग है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। फिर आता है ये वाला जिसकी राइट टेल बड़ी होती है ना, राइट टेल इज लॉन्ग, तो इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और एक होता है बेल शेप्ड, नॉर्मल सा बेल शेप्ड रहता है, 50% इस तरफ 50% इस तरफ। बहुत अच्छी ड्राइंग बन गई है। तो ये हो गया हमारे पास, स्क्यूनेस यहाँ पर रहती है 0, ठीक है, स्क्यूनेस यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर स्क्यूनेस पॉजिटिव है, यानी कि मोर देन 0, और यहाँ पर लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है। और इसे हम सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल, तो ध्यान रखना। नाउ मेजर, देखो मेजर के ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कार्ल पियर्सन, बाउलीज एंड केलीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर केलीज ने परसेंटाइल में चीजों को बताया था, अपने फॉर्मूले को बताया था, बाउलीज ने क्वार्टाइल का यूज किया था अपने फॉर्मूले को बताने में, और कार्ल पियर्सन ने मीन, मीडियन, मोड एंड अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारी चीजों का यूज करके अपना फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर बात हुई है कि बेस्ड ऑन परसेंटाइल कौन सा है, इट इज केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इजी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग what regarding what yes, this is the question. School of thought postulates that utility can be measured, utility measure की जा सकती है, मापी जा सकती है। कार्डिनल अप्रोच ये बताता था, और ऑर्डिनल इंडिफरेंस सेम है, जो क्या बताते हैं हमें कि यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है। पहले पे ये, दूसरे पे ये, तो ये वाला है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द आइसोक्वांट विच अज्यूम्स स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन इज, ये होता है इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट, ठीक है। इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट बोल सकते हैं, प्लस में आप इसे बोल सकते हैं राइट एंगल्ड आइसोक्वांट, ठीक है। आप इनकी ना कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर आइसोक्वांट होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है ये, ठीक है। स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वांट होता है आपका, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं लेकिन, ठीक है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए टू सम एक्सटेंट तक, इतना ध्यान रखना, ठीक है। किंग्ड आइसोक्वांट जो है, इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही आप समझिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है हमारे लिए, तो दैट इज वाई मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा। 47th बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 में कि इन द शॉर्ट रन के अंदर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड व्हाइल इन द लॉन्ग रन दे बिकम वेरिएबल। यही चीज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी है। शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास दोनों फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, वेयर एज इन लॉन्ग रन वी ओनली हैव वेरिएबल फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द पेमेंट टू एन इनपुट, यानी कि एक इनपुट, एक फैक्टर को अगर हम पेमेंट दे रहे हैं विच इज इन फिक्स्ड सप्लाई, फॉर एग्जांपल लैंड, इन द शॉर्ट रन, तो उसे क्वासी रेंट बोला जाता है। एब्सोल्युटली राइट, उसे क्वासी रेंट बोला जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, क्लियर होता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52nd क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क भी है, चलो हम भी कर लेते हैं। पर्सनल इनकम से आप समझ सकते हैं कि खुद की इनकम, पर्सनल इनकम, तो सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इसे हम पर्सनल मानेंगे,
एब्सोल्युटली राइट है। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, तो फर्स्ट हट गया एंड सेकेंडली ऑल्सो हट गया। ठीक है, तो ए का 3 है, हमें ये पता चल गया कि ए का 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब बी और सी में हमें बस पता लगाना है। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स इन द कंट्री प्लस इनकम अर्न्ड इन कंट्री बाय फॉरेनर्स माइनस इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रोड। ये होता है हमारे पास बी का हो जाएगा। आई बिलीव बी का फर्स्ट होना चाहिए, जीडीपी ही होता है हमारे पास ये, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये एनएनपी हो जाएगा। यस, तो ये हमारे पास ये आ गया, जीडीपी वाला ये आ गया। यस, एब्सोल्युटली राइट। सी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको पता है ना कि अगर जी से नेट पे जाना हो, ग्रोस से नेट पे जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, अगर ये इस तरफ आना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, इस लॉजिक से सी का हो जाएगा 4th। इजी है। नेशनल इनकम बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स में करवा रखी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर लेना। 54th, द रियल फैक्टर्स दैट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पिछले वाले उसमें करी थी ना पेपर में, तो उसमें क्या था कि डिमांड बढ़ रही है हमारी। ठीक है, और अब बारी आ रही है आईएसएलएम की। तो आईएसएलएम क्या होता है, मैंने ये भी आपको करवाया है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लास्ट वीडियोस में जाकर चेक करो। तो ये होता है आईएस कर्व हमारे पास, दिस इज द एलएम कर्व हमारे पास। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या है वो तरीका? जैसे डिमांड एंड सप्लाई हम लिखते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई, तो मतलब बोलते कैसे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड पहले बोल रहे हैं, दैट इज वाई इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दैट इज वाई एसएमएल आईएसएलएम बोलते हैं। तो इसी लॉजिक से आप इसको नेगेटिव कर लो ऐसे करके, मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया हुआ है ये। ठीक है, तो एक दो चीजों का और ध्यान रखो कि ये है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ऐसा बोलते हैं। आईएस का जो मीनिंग रहता है वो है आईएस, आई मीन इन्वेस्टमेंट सेविंग में कर्व। तो ये रहता है अपने गुड्स मार्केट से। ठीक है, कमोडिटी मार्केट या गुड्स मार्केट का यहाँ पर रहता है ये, और ये हमारा मनी मार्केट से रिलेट करता है। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और एम से होता है मनी सप्लाई। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो आपको पता है डिमांड का मतलब है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गुड्स को डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा इम्पैक्ट किस पर आएगा, हमारा इम्पैक्ट आएगा आईएस कर्व पे। तो द चेंज हेयर विल बी ऑफ आईएस कर्व, इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। ठीक है, तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और देयर विल बी अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम। तो IS curve to shift downward, IS curve to shift upward. Second option is the right option, everyone. Question number 55th. देखो ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने दिया हुआ है, जबकि टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, बस ये ऐसी चीजें का यूज करके इन्होंने बच्चों को घुमाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं assertion के अंदर कि in case of substitute goods X1 और X2, X1 और X2 substitute goods हैं, let's say कि ये टी है और ये कॉफी है। ठीक है, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और आपको अगर पता हो क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूं ये बात कि मान के चलो टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी विल आल्सो इंक्रीज, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इन्होंने यही बताया है। ठीक है, फिर आगे पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि पार्शियल मार्जिनल डिमांड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे की पार्शियल डिमांड को हम इस प्रकार से वो करते हैं, है ना। पढ़ना है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिनेरियो हमें आपको बताया है। ठीक है, तो असर्शन मान लेंगे, ठीक है भाई बढ़िया है। रीजन में हमें देखिए क्या बताया, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ देम, जैसे कि टी का प्राइस बढ़ गया, कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर द अदर। हाँ, तो यही हो रहा है, टी का प्राइस बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी की बढ़ गई, प्रोवाइडेड दैट द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जो कि कॉफी है, इसके प्राइस को हमने कांस्टेंट मान लिया। एब्सोल्युटली राइट। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इजी था ये भी, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया था स्टेटमेंट वाइज, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डैश बेस्ड अपॉन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसने फोकस किया था एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर पर। तो ये वाला था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसने पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन पर फोकस किया था। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दे टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर मेनली। ठीक है, एग्रीकल्चर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61st।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखो ये भी बेसिक सा था इसलिए मैंने उठा लिया यहाँ पर ताकि आप लोग यहीं पर इसको कवर कर लो। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी, बिल्कुल सही है, ए सही है बिल्कुल। फिर आती है एज पर द थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इट मेक्स सेंस फॉर अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर्स। अच्छा एक बार के लिए रुक जाते हैं। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज गिवन बाय डेविड ह्यूम, रॉन्ग है, तो सी तो गलत हो जाएगा। जहां पर सी है उसे हटा दो, यहाँ सी है उसे हटा दिया, और जहां ए नहीं है उसे भी हटा दो, ए यहाँ नहीं है उसे भी हमने हटा दिया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए और बी दोनों में है, तो इसका मतलब है कि बी तो सही है, मान लिया हमने सही, एब्सोल्युटली राइट। बहुत इजी हो गया ये सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। अब डी और ई में से देखना है अपने को कि क्या सही है क्या गलत है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आपने किसने दी थी, हेक्सचर एंड ओहलिन ने, ठीक है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी माइकल पोर्टर ने क्या दिया था, माइकल पोर्टर ने पोर्टर्स डायमंड मॉडल दिया है, पोर्टर्स डायमंड मॉडल। और बताओ क्या दिया है, इन्होंने दिया है वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू चेन मॉडल आप बोल सकते हैं। और क्या दिया है बताओ, और इन्होंने दिया है माइकल पोर्टर, इन्होंने दिया है कंपैरेटिव एडवांटेज या नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इजी है, तो माइकल पोर्टर ने ये दिया है, तो ई गलत हो जाएगा, बचा ए बी डी ऑप्शन। ठीक है, इसको रीड करेंगे अपन लोग और समझ में आ जाएगा, तो रीड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। डैश इज इशूड बाय अ बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन इम्पोर्टर, तो यहाँ पर सीन किसका आ गया, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का कुछ सीन आ गया और बीच में आ गया कोई बैंक। ठीक है, तो मान के चलो कि एक्सपोर्टर ने इसको कोई गुड दिए हैं, इसने क्रेडिट पे परचेज किया था और इसने ये वाला जो है वो इसको प्रोवाइड करवा दिया है। तो एक्सपोर्टर ने बैंक को दिया और बैंक से पैसे ले लिए, बैंक से क्या ले लिया, कैश ले लिया, और उसने वो चीज इसको प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, फिर बैंक ने इसको प्रोवाइड करवाई और इंपोर्टर ने इसको पैसा दे दिया बाद में जब भी वो ड्यू होगा, तो इस चीज को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इजी है, दिस इज डन। चलो अब आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें भी कर लेना वो, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ ये, बिल ऑफ वो। अब बढ़ेंगे नेशनल बैंक ऑफ नाबार्ड पे। नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, आई थिंक इट इज इन 1982। इसका एक बार चेक कर लेना आप लोग, 1982 इज द राइट ऑप्शन आई बिलीव। हाँ, यही हमने मैच द फॉलोइंग पिछले वाले उसमें किया था, शिफ्ट में याद करो, है ना। चलो अब कौन से पे बढ़ेंगे हम लोग, हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। पहले पेपर 1 का जनरल एबिलिटी वाला भी सीन आता था, 25 क्वेश्चन वो वाले होते थे, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ 75 ही है और 2024 में 75 ही क्वेश्चंस थे, है ना। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, ये भी हमारा अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, मान के चलो ये हमारा टोटल रिवेन्यू है एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट, लेट्स से। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वेयर एज मतलब वेयर इन हमारा जो टीआर रहता है, रिवेन्यू रहता है, वो टोटल कॉस्ट के बराबर रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, यहाँ पर क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है। here it is profit and here we are incurring losses, but on this particular point we do not incur any loss or profit, so there is no profit or loss, so A is correct, A correct है, A सभी में है। contribution is equal to fixed cost, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट में बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर रहता है। देखो एक परफॉर्मा रेडी कर लो, यहाँ पर आती है आपकी सेल्स, माइनस में आप करते हो वीसी, फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करते हो आप एफसी, फिर आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या जिसे आप बोलते हैं ईबीआईटी। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन और एफसी ना बराबर हैं, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नील आएगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 है, तभी तो नील आएगा ना, और इसी का मतलब यही होता है कि कोई प्रॉफिट नहीं है, तो बी भी सही है, ए बी, तो ये वाला हट जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज नील, हाय कंट्रीब्यूशन नील कैसे हो सकता है भाई साहब, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी तो ईबीआईटी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये गलत है, वो लॉस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो सी हटा दो, सी हम यहाँ से हटा देंगे जी। अब सिर्फ ई और डी में से अपने को देखना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, हाँ बिल्कुल बराबर। या देखते हैं ये भी, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कह रहे हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के इक्वल है, जैसे ये 100 है तो ये भी 100 है, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकती है ना, डिफर करती है, ये कुछ भी हो सकती है। सो डी हट जाएगा यहाँ से, हम डी हटा देंगे, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन।
अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 74th क्वेश्चन। 74th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कमेंट करेंगे क्या? चलो मैं ही करवा देता हूँ। देखो, दो कंसेप्ट होते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो इतना हमेशा ध्यान रखना कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो तब शुरू होगा जब कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी कि हमने कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल कर ली होगी। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि हम मेंटेन करके रखते हैं अपनी कॉस्ट को, जो हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने मान के चलिए कि 100 रहेगी और जो एक्चुअल में कॉस्ट रह रही है वो रह रही है 120, तो हम इसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उसे बोला जाता है कि हम मेंटेन कर रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है कॉस्ट कंट्रोल करना। वेयर एज कॉस्ट कंट्रोल जहां पर एंड हो जाती है, वहीं से हम कॉस्ट रिडक्शन को शुरू कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि 100 से नीचे ले आए हम एक्चुअल कॉस्ट, अपनी एक्चुअल लागत 100 से नीचे ले आए, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज द डिफरेंस हियर। ठीक है, क्वालिटी बिना खराब किए एक्चुअल कॉस्ट को कम करके चलो। तो डायरेक्टेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंप्रूविंग द टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स, कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना इसी को ही कम कर दो, 95 ले आओ, है ना। तो ये कॉस्ट रिडक्शन ही होता है। दोनों चीजें आपकी बहुत बढ़िया है, ट्रू है। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट डाउन बिलो। अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस, देखो थ्योरी वाला पार्ट आ गया ना। डज नॉट अक्कर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी से नहीं होता है अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस। अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस क्या है कि स्टैंडर्ड रेट हो गया है माइनस में एक्चुअल रेट हो गया, ठीक है। और ये अपना जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस प्रकार सा रहता है। अभी इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, बट इस चीज पर आप ध्यान दो कि स्टैंडर्ड रेट जो है वो 100 है और एक्चुअल रेट जो है वो 120 आ गया, है ना, यानी कि नेगेटिव में आ रहा है ना कुछ। तो इसी चीज को बोलते हैं अनफेवरेबल, इतना आपको पता चल गया होगा। सो ये क्या बता रहे हैं कि ये चीज कब आएगी, बताइए ये चीज कब आएगी? जब लेबर शॉर्टेज हो तब होगी। हाँ जी होगी, तब हो सकती है, क्योंकि हमें हमारा कुछ स्टैंडर्ड रेट का सीन होगा, जो लेबर होगी वो ज्यादा उस पर आएगी, पैसों पर आएगी। सीजनल और इमरजेंसी ऑपरेशंस होगी तो हम लेबर को बहुत महंगे दाम पर लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, फायदा उठाया जाता है हमारी सिचुएशंस का, तो लेबर महंगी हो जाएगी। फिर होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का क्या मतलब है कि उसने एक्चुअली में ज्यादा कमा लिया, उसे हमें ज्यादा देना पड़ा, हमारे लिए तो वो कॉस्ट है, रेट है, तो वो उसने ज्यादा लिया क्योंकि उसने ओवर टाइम किया था। बचा क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन अबंडेंस। अगर लेबर अबंडेंस में है तो ऑब्वियसली एक्चुअल रेट तो कम ही आएगा ना, बहुत ज्यादा कम आएगा। हम तो सस्ते में लेबर को लेकर आ सकते हैं अगर लेबर सप्लाई बहुत ही ज्यादा है ना। सो ये थर्ड वाले केस में नहीं होगा। अपन से डज नॉट का ही पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो लॉजिकली भी यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स सी यस 81st इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आपका ये क्वेश्चन है और ये आपका अकाउंटिंग में कवर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे बताया हुआ है कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है कि आप अपनी कंपनी को खत्म नहीं कर रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो, मर्ज नहीं कर रहे हो, लिक्विडेट नहीं कर रहे हो, आप इंटरनली मामले सेट कर ले रहे हो, है ना। कुछ ऐसा कुछ करके आप अपनी कंपनी को एक्चुअल में अपनी ट्रू या फेयर पोजीशन पर खड़ा कर रहे हो, पोजीशन पर लेकर आ रहे हो, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए, है ना, डेट होल्डर्स के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए कि भाई कम कर लो, तो उन्होंने कम कर दिया। आपने प्रेफरेंशियल होल्डर को कन्वर्ट कर दिया किसी और में, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, लिक्विडेशन वहां पर नहीं होता है कंपनी का, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस आखिरी कुछ क्वेश्चंस के आसपास पहुंचने वाले हैं। देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया है ना, तो हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने आपको करवाए हैं, प्लीज इनको करके जाना। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये होता है अपने पास फ्रेडरिक हर्शबर्ग, तो डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड, तीनों में है तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। थ्योरी एक्स एंड वाई का ध्यान रखो, ये डॉगलस मैकग्रेगर होता है, तो 4 हो गया, तो 4 यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये दोनों। हायरार्की ऑफ नीड्स, तो सभी को पता है कि ये मैस्लो वाली होती है, बी का 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना, एब्सोल्युटली राइट एवरीवन। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 87th। ये भी देखो बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको इन चीजों के बारे में पता हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ऐसा कि सुपरवाइजर जो है हमारा अपना जो मैनेजर है वो कितने बंदों को सुपरवाइज कर सकता है ना, कितने बंदे उसके अंडर काम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज, इसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड यहाँ है और यहाँ है, फिर इनको अपन हटा देंगे, हटा दिया। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग का पावर पहुंचा देते हैं,
तो डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज प्रोवाइड इनपुट और मेक डिसीजन, जी हाँ, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिग्री टू विच टास्क आर डिवाइडेड, इसको बोलते हैं टास्क आर डिवाइडेड को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। सी का 1 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन। इजी है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, डिग्री टू विच टास्क आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब शायद से हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, लेट्स चेक। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आ गया, ये भी आप लॉजिक से कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यही चीज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ोगे एमकॉम में तो यही चीज पढ़ते हैं कि सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। डिसीजन क्राइटेरिया ले लिया, इस डिसीजन क्राइटेरिया को वेट्स दे दो, तो ये सेकंड हो जाएगा सी ए। सी ए कहाँ है, सी ए यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को हटा दिया। इसके बाद क्या है, सिलेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिलेक्ट तब करेंगे जब हमने उन अल्टरनेटिव्स को पहले ही इवेल्युएट कर रखा हो, तो यहाँ पर हम इवेल्युएशन आ जाएगी, पर इससे पहले क्या कुछ होगा, तो इतना तो हमें पता है कि इवेल्युएशन के बाद ही सिलेक्ट करेंगे, है ना। इवेल्युएशन करके सिलेक्ट करेंगे तो बी ई होना चाहिए, तो यहाँ पे ई बी है और यहाँ पे बी ई है, तो इस लॉजिक से भी हम फर्स्ट को चूज कर देंगे, है ना। तो करने का तरीका समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा होता है। अगर आ भी नहीं रहा है तो कुछ लॉजिक लगा के कुछ आप ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। टाइम भी बचेगा और जल्दी से कर पाओगे आप लोग। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्या, या वही हमारा लास्ट क्वेश्चन था? लेट्स चेक 97 इज डन, ये रहा, हाँ 100th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। सो ये एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है इन विच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज सेट एट वेरी लो प्राइस, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे, विद द इंटेंशन, इंटेंशन अपना क्या है, ऑफ ड्राइविंग कंपेटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। हम कंपेटिटर्स को बाहर निकालना चाहते हैं अपने कंपटीशन से, ठीक है, और पोटेंशियल कंपेटिटर्स की एंट्री को भी रोकना चाहते हैं, इसलिए हम वेरी लो प्राइस सेट करते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का यही मतलब है, जहां पर ये प्रीडेटरी आ जाता है ना, इसका ये मतलब होता है कि कंपेटिटर्स की बैंड बजानी है, चाहे वो प्रीडेटरी डंपिंग हो, प्रीडेटरी कुछ भी हो, ठीक है। एक आपने सुना होगा बैगर दई नेबर, बैगर दई नेबर, ये आपने सुना होगा, तो ये वही वाला सीन है, प्रीडेटरी बिहेवियर होता है ये, ठीक है, कि अपने नेबर के बलबूते पे या उसको नीचे गिरा के खुद आगे बढ़ो, वो वाला सीन, ठीक है। तो दिस इज डन बाय माय साइड सीयूईटी पीजी के लिए। आई होप कि ये सारे जो एमसीक्यूज थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको लगे होंगे और आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे। मेक श्योर यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है, जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उसके नोट्स वहां पर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। प्लस में यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हो देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं लिंक से ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली जाओ, DU कॉमर्स लिखो, वहां पर D.U स्पेस कॉमर्स लिखो, अपने आप आ जाएगा। प्लस में प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसके तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, DU कॉमर्स को भी और पर्सनल वाले को भी आप कर सकते हैं। अभी मेरा प्राइवेट अकाउंट है तो मैं जनरली मतलब मैं कर लूंगा आपकी एक्सेप्ट जब भी होगा, है ना। तो हम कनेक्टेड रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड लिंक्डइन पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ऋतिक चौहान नाम से आपको वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो आई होप कि दिस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन इफ यू कैन, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।